सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। यूएस इलेक्शन में अब हतमी तौर पर यह ऐलान होने वाला है कि डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा तौर पर जीत चुके हैं। अपनी विक्ट्री स्पीच वो कर चुके हैं। जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मुताबिक अब तक 277 वोट्स वो हासिल कर चुके हैं और न सिर्फ हाउस में उनकी बरतरी है बल्कि सेनेट में भी हमने उनकी एक वाज़ेह बरतरी देखी। तो पूरी स्ट्रेंथ के साथ अब वो यूएस की सदारत संभालने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन अभी ट्रांजिशन पीरियड है और तकरीबन 2 माह का वक्त लगेगा उन्हें वाइट हाउस तक पहुँचने में। और फिर उसके बाद जो चैलेंजेस हैं उनके लिए, ख़ासतौर पर अमेरिका की मईशत और फिर अमेरिका के जो तिजारती ताल्लुकात दीगर ममालिक के साथ हैं। और अगर पाकिस्तान से हम इसको कनेक्ट करें तो पाकिस्तान की एक बड़ी एक्सपोर्ट मार्केट है अमेरिका, जहाँ पाकिस्तान कोई 6 से 7 अरब डॉलर्स के दरमियान की एक्सपोर्ट करता है। क्या इसको मज़ीद एक्सपेंड किया जा सकता है? गो के इस वक्त हमने देखा कि जो इलेक्शन कैंपेन थी उसमें कहीं पाकिस्तान का नाम नहीं था। इस वक्त अमेरिका के नज़दीक कहीं पाकिस्तान की स्ट्रैटेजिक या कोई इकनॉमिक इंपॉर्टेंस शायद नहीं है और इसीलिए पाकिस्तान उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में भी मौजूद नहीं है। लेकिन क्या तिजारती ताल्लुकात की नई राहें हमवार हो सकती हैं? क्या जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है अमेरिका की, उसकी में कोई दिलचस्पी पाकिस्तान के लिए हो सकती है? और फिर ख़ुद जो अमेरिका की इकॉनमी है वो भी इस वक्त खासी मुश्किलात का शिकार है, जहाँ पर जो डेट है वो उनकी जीडीपी से ज़्यादा हो चुका है। जो उनका हेल्थ सेक्टर है वहाँ पर बजट के बड़े इशूज़ हैं और वो भी खासा मुतासर है। और कोविड के बाद अमेरिका की जो इकॉनमी है वो अभी तक अपने उस मोड में नहीं आ सकी जो कि कोविड से पहले हुआ करती थी। महंगाई की भी एक वहाँ पर एक लहर है जो कि अभी भी मौजूद है। और इन सब चीज़ों के बावजूद भी वहाँ डोनाल्ड ट्रंप को बहरहाल वोट मिला और स्विंग स्टेट्स ने उसमें बड़ा अपना अहम किरदार अदा किया। अब इसके जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स हैं और जो चैलेंजेस हैं डोनाल्ड ट्रंप के सामने, उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक वज़ीर ख़जाना, हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर नियाज़ी साहब हमारे माशियात हैं, अमरीकी इकॉनमी पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। सलमान शाह साहब, बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब जो इस वक्त चैलेंजेस इकनॉमिकली या अमेरिका की इकनॉमी पॉलिसी या फाइनेंस पॉलिसी को लेकर दरपेश होंगे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, वो कितने मुश्किल हैं और उनसे कैसे डील करता हुआ आप डोनाल्ड ट्रंप को देख रहे हैं अगले 1 से 2 या 3 सालों में? देखिए, एक तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो स्लोगन है अमेरिका फर्स्ट, उसका बेसिक मतलब ये है कि अमेरिका चाहता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग एक ज़माने में अमेरिका में होती थी लेकिन वो बैरून मुल्क चली गई, चाइना चली गई, ईस्ट एशिया चली गई, तो उसके लिए दोबारा से एनवायरनमेंट बनाई जाए कि वो अमेरिका में वापस आए। और वो बेसिकली ट्रेड के एरिया में बड़े टैरिफ्स बैरियर खड़ा करना चाहते हैं, पर्टिकुलरली चीन के ख़िलाफ़, ताकि अमेरिका में एक किस्म की वायबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग अब बेसिकली ये अमेरिकन जो कंज्यूमर है या अमेरिकन पब्लिक के लिए तो कोई इतनी अच्छी पॉलिसी नहीं है, क्योंकि उससे महंगाई ज़रूर होगी, क्योंकि एक्सपेंसिव होंगी चीज़ें जो अभी चीन से सस्ती आती हैं। लेकिन वो चाहते हैं कि जो स्ट्रेटिजिक जियो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि उनकी डिपेंडेंस जो है चाइना के ऊपर वो उसको मिनिमाइज किया जाए। तो उस सूरत हाल में आई थिंक एक तो चाइनीज़ प्रोडक्ट्स के ऊपर वो खासी पाबंदियाँ तो नहीं कहूँगा, टैरिफ बैरियर्स लगाएंगे। और हो सकता है कि यूरोप के ऊपर भी वो इस किस्म की टैरिफ्स कुछ लगाएं अगर वो समझते हैं कि यूरोपियंस कोई ज़्यादा मार्केट शेयर अमेरिकन इकॉनमी का ले रहे हैं। और उसमें फिर थर्ड वर्ल्ड ममालिक पाकिस्तान जैसे उन पे भी हो सकता है कुछ इस तरह का एक्शन ले। लेकिन फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव, क्योंकि हमारी ट्रेड इतनी ज़्यादा नहीं है और उनके लिए एक राउंडिंग एरर है, तो शायद हमारे ऊपर कोई ऐसा इम्पैक्ट ना आए। तो सलमान साहब, ये टैरिफ बैरियर्स के जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो फिर कितने इस वक्त अमेरिका को भुगतने पड़ सकते हैं? चूँकि इस वक्त वहाँ पहले ही लोग इन्फ्लेशन से परेशान हैं और पिछले 1-2 सालों में सिचुएशन कोई बहुत बेहतर नहीं रही, जो कि एक माजी का रिकॉर्ड रहा है अमेरिका का। तो डेट भी उनका फिर बढ़ता जा रहा है। ऐसी सूरत हाल में ये टैरिफ बैरियर्स लगाना क्या एक दानिशमंदाना फैसला होगा, यानी अमेरिका के हक में जाएगा ये फैसला? देखें, ये तो डिपेंड करता है कि अमेरिका अगर बैरियर्स लगाने के बाद कोई टेक्नोलॉजिकली अपनी मैन्युफैक्चरिंग को इतना एडवांस कर ले कि उसकी कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी बननी शुरू हो जाए और अगले 4, 5, 10 सालों में
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए मैन्युफैक्चरिंग में एक कंपेटिटिव एडवांटेज क्रिएट कर ले तो फिर तो वो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी। और अगर ये ना कर सके और अगर ये सारे का सारा बोझ जो है अमेरिकन कंज्यूमर पे जाएगा तो जाहिर है कि फिर अमेरिकन कंज्यूमर को एक तरफ महंगाई तो ज़रूर मिलेगी, लेकिन दूसरी तरफ ये जैसे मिशिगन में आपने देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं तो वहाँ की जो रस्ट इंडस्ट्रीज़ हैं वो दोबारा से रिवाइव होनी शुरू होंगी। वहाँ पे ऑटो इंडस्ट्री है जहाँ पे इस वक्त बहुत चैलेंज है चाइनीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, तो उसका मुकाबला करना है। सो आई थिंक कि इस वक्त जो डोनाल्ड ट्रंप का जो मेन चीज़ है कि इकोनॉमिक कंपटीशन वो कैसे करे चीन के साथ, और क्योंकि चीन जो है वो बहुत लो कॉस्ट प्रोड्यूसर है और क्वालिटी प्रोड्यूसर भी है, तो अमेरिका को ये दोनों चीज़ें करनी पड़ेंगी कि कॉस्ट को भी नीचे लेके आए और क्वालिटी को भी ऊपर रखे। तो इस किस्म की एनवायरनमेंट में स्ट्रेटिजिकली स्पीकिंग अमेरिका में बहुत इनोवेशन भी हो सकती है, पर्टिकुलरली इन द मैन्युफैक्चरिंग एरिया। सो अब ये वक्त बताएगा, क्योंकि ये इस पहली टर्म में तो ये डेफिनेटली इस किस्म का प्रोग्राम करेंगे कि चाइना के साथ इकोनॉमिक कंपटीशन जो है वो बहुत फेयर और फाउल मेथड्स दोनों के साथ वो ज़रूर उसको परसू करेंगे। ठीक है। और जो पाकिस्तान के साथ इस वक्त जो ट्रेड है सलमान साहब, वो उसमें कहीं कोई हम ऐसी राह खुलते देख रहे हैं कि उसका वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ सके, चूँकि एक बहुत तवील अरसे से पिछले कोई 7-8 सालों में हमने इसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं देखा है। गो के उस दरमियान एक कोविड की लहर भी आई और वो भी उससे भी ज़ाहिर पूरी दुनिया एक लपेट में रही, लेकिन ये जो ट्रेड ये पाकिस्तान कोई 7 अरब डॉलर के करीब जो एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें चावल भी हैं, जिसमें टेक्सटाइल की मसनूआत भी हैं, जिसमें कुछ एग्रीकल्चर आइटम्स भी हैं और भी कुछ साजो सामान है, इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अभी स्ट्रेटेजिकली या इकोनॉमिकली तो कोई वैल्यू पाकिस्तान की अमेरिका की नज़र में हमें नहीं नज़र आ रही है। देखिए, कोई हमें वो स्पेशल बेनिफिट तो नहीं देंगे, बट डिपेंड करेगा कि हमारी अपनी जो है हमारी कंपनीज और हमारी फर्म्स जो हैं वो कितनी कम्पिटिटिव हैं और यहाँ पे कितनी हम इनोवेशन कर सकते हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी को आपको पता है कि यहाँ पे प्रोडक्टिविटी भी बहुत कम है और उसकी वजह से कम्पिटिटिवनेस बड़ी लो है और टेक्नोलॉजिकली भी बहुत कमज़ोर हैं, हमारी क्वालिटी भी लो होती है इस तरीके से। और अगर पाकिस्तान को इन जियो इकोनॉमिक टर्म्स देखना है तो पाकिस्तान में जो आईटी का काम है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड सेमीकंडक्टर्स में चिप्स की इंडस्ट्री और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री, ये एरियाज़ हैं जिसमें पाकिस्तान को बहुत बड़ी तरीके से जाने की ज़रूरत है, जिसके लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। तो ये चीज़ें हमें अमेरिका तो नहीं देगा, अमेरिका से तो हमें ये नहीं मिल सकती, शायद चाइना के से मिल सकती होती सीपैक के बैकग्राउंड में, लेकिन लगता है कि चाइना के साथ भी हमारे तल्लुकात थोड़े से डैमेज हुए हैं रिसेंटली, एंड वो देखना पड़ेगा कि क्या कितना डैमेज हुआ है और चीन की इंटरेस्ट जो पाकिस्तान में है, पर्टिकुलर इन दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत, वो बरकरार रखने में हम कामयाब रहते हैं या नहीं रहते। फिर चाइना की सिक्योरिटी इश्यूज, अभी रिसेंटली जो बात पे खासी गर्मा गर्मी हुई है जी, वो हम सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। ठीक है। और जियोपॉलिटिकली चाइना इंडिया की भी एक रिप्रोशमा सी हो रही है, उसको भी देखना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाएंगे और क्या पाकिस्तान की स्पेशल रिलेशनशिप चाइना से बरकरार रहती है नहीं। ठीक है। बट ओवरऑल आई थिंक एक स्पेस हमें ज़रूर मिलेगी कि हम चाइना के साथ भी तल्लुकात को बहुत आगे लेके जा सकते हैं और अमेरिका के साथ भी
हम नॉर्मल तल्लुकात बढ़ा सकते। ठीक है सलमान साहब, मैं वापस भी आपकी तरफ आता हूँ। यासिर न्याजी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। यासिर साहब, अब ये बैलेंसिंग एक्ट पाकिस्तान का कितना इंपॉर्टेंट होगा कि चाइना में चूंकि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हैं तो उनको भी साथ लेकर चलना है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, और ख़ासतौर पर ज़ाहिर है CPEC जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, और फिर अमेरिका में जो इस वक्त ट्रंप का एक पूरी अपनी कैंपेन में वो बहुत ज़्यादा वोकल रहे हैं चाइना के अगेंस्ट, और अगर ये टैरिफ बैरियर वो आयद कर देते हैं और कोई इस तरह की पॉलिसी भी अगर चाइना और अमेरिका की राइवलरी को बढ़ा देती है तो फिर जो पाकिस्तान और चाइना के रिलेशंस है इनडायरेक्टली इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसका? नहीं पड़ेगा, लेकिन हमें यानी सबसे बड़ा इम्पैक्ट, अगर आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान के ऊपर अमेरिकन ट्रंप की विक्ट्री का या उनकी जीत का जो आएगा वो फॉरेन पॉलिसी की तरफ आएगा। हमें इस बात को बड़ी सोच समझ के देखना पड़ेगा कि इस वक्त ट्रंप की विक्ट्री के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर था वो इकोनॉमी था। एग्जिट पोल्स और उससे पहले भी हमें लोग बताते रहे कि इकोनॉमी वाज द बिगेस्ट फैक्टर डिसाइडिंग दिस, एंड दे फाउंड उनके नजदीक डोनाल्ड ट्रंप वाज द बेस्ट मैनेजर फॉर द इकोनॉमी। तो हमें अब जो रिलेशनशिप अमेरिका के साथ, अगर हमें ये बैलेंस, हमेशा से हमारी ये कमजोरी रही है कि वी डोंट स्ट्राइक अ बैलेंस, और हमें ये करना पड़ेगा। अमेरिका रिमेन्स वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिकली, इकोनॉमिकली अमेरिका इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी नीड टू वर्क विद अमेरिका टू बिल्ड दिस। और विद ट्रंप इन व्हाइट हाउस हमारे लिए ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने इकोनॉमिकल टाइज को अमेरिका के साथ बेहतर करें, लेकिन हमें और हमारे बिजनेस को, हमें अपनी इकोनॉमी को उस लेवल तक लेकर जाना पड़ेगा वेयर वी आर सीन एज क्रेडिबल पार्टनर, यानी हम एक मोतमद क्या नाम है शुरका के तौर पर हम एक सामने आए। तो इसमें हमारे लिए जहाँ बेशुमार चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उतनी ही हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि हम क्योंकि ट्रंप विल ऑपरेट लाइक अ बिजनेसमैन, ही थिंक्स लाइक अ बिजनेसमैन। उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जिस रिलेशनशिप को वो पहले इकोनॉमिकल टर्म्स में तोलते हैं और फिर स्ट्रेटेजिक नीति दूसरी तरफ से देखते हैं। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि हमारे पास इस वक्त अपॉर्चुनिटी है। तो यासिर साहब, ये अपॉर्चुनिटी तो हमारे पास है, लेकिन उसको अवेल करने के लिए हमें रेलेवेंट भी होना पड़ेगा, हमें उतनी इंपॉर्टेंस भी हासिल करनी पड़ेगी जो कि एक माजी में रही है, चाहे वो जिस भी हैसियत में इस वक्त ताल्लुकात थे। तो क्या वो इम्पोर्टेंस हम हासिल कर पाएंगे अगले 1-1.5 साल में, चाहे वो स्ट्रेटेजिकली हो या कोई ऐसा फाइनेंशियल अट्रैक्शन हम पैदा कर पाएंगे अपने मुल्क में कि अमेरिका जैसा मुल्क आए और कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट करे? देखिए, यही चैलेंज है, और अगर हमें इस पे काम करना पड़ेगा और बहुत जल्दी काम करना पड़ेगा। और ये सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, ग्लोबली हमें अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आप देखें, आप ग्लोबल डिबेट की जो शिफ्ट हो रही है वो स्ट्रेटेजिक डिफेंस और सिक्योरिटी अलायंसेज से निकलकर अब क्या नाम है इकोनॉमिकल अलायंसेज और इकोनॉमिकल जो है रिलेशनशिप की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं। आप देखें, ब्रिक्स को ले लें, वो इट्स एन इकोनॉमिकल अलायंस विच इज बेस्ड ऑन प्योरली ऑन इकोनॉमी। आसियान को देख लें, वो भी इसी किस्म का अलायंस। हमें अपने आप को, हमारे पास चॉइस ही नहीं, हमें दिस इज फॉर हमारे लिए ये डू एंड डाई सिचुएशन। हमें इस क्या नाम है इसका फायदा उठाते हुए अपने आप को बहुत जल्द हमें अपनी इकोनॉमी को और उसको सही से लाना पड़ेगा और इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना पड़ेगा। सही। तो सलमान साहब, ये जो इस वक्त जिस बैलेंसिंग एक्ट की आप बात कर रहे थे कि अब अमेरिका को भी आपको लेकर चलना है साथ, और जाहिर है कि चाइना के साथ तो आप CPEC जैसे बड़े प्रोजेक्ट में मौजूद ही हैं, और अमेरिका को भी बैलेंस करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है कि हर 3 साल के बाद हमें IMF में जाने की ज़रूरत पड़ती है, और वहाँ अमेरिका की रजामंदी के बगैर शायद वो प्रोग्राम भी हासिल करना बहुत मुश्किल हो। तो अब इस बैलेंसिंग एक्ट को आगे चलकर किसी शराकतदारी में या किसी इन्वेस्टमेंट में या कोई ऐसा कन्विंसिंग माहौल के अमेरिका से कोई इन्वेस्टमेंट हमें आती नज़र आए, जिस तरह हम अभी मुख्तलिफ ममालिक के साथ MOU साइन कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर और कई दीगर ममालिक हैं जो कि आज़रबाईजान है, जो कि पाकिस्तान में सरमायाकारी में दिलचस्पी रखते हैं। तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट, कोई ऐसी इंडस्ट्री, कोई ऐसा रीजन जिसमें अमेरिका की दिलचस्पी हो? देखिए, बात यह है कि ये सारा काम जो आप बता रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है कि पाकिस्तान में हमारे गोल्स क्या हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, हमारी विजन क्या है।
और अगर वो गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स और विजन नहीं है तो फिर तो क्लैरिटी नहीं होगी, तो फिर हम मडल थ्रू ही करेंगे कि कभी किसी से पैसे लें और कभी दूसरों से पैसे लें और IMF की गुलामी करते रहें, अगले 50 साल भी इसी तरह गुजार दें। लेकिन अगर हमारे ज़हन में ये है कि हमने अपनी इकॉनमी को मॉडर्नाइज करना है और वो मॉडर्नाइज अब नई इकॉनमी जो है आजकल आपको पता है कि रिवॉल्व करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सुपर कंप्यूटर्स, चिप्स के ऊपर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन एनर्जी, इन चीज़ों में, और इनकी जो वैल्यू चेन्स हैं वो हमें डेवलप करनी पड़ेंगी। तो वो हमें अमेरिका तो नहीं करने के लिए तैयार होगा, इस हमारे मुल्क का माहौल ही नहीं है उसके लिए। यहाँ पे अगर कोई वो इस किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकता है तो हो सकता है चाइना से स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बने इन द इकोनॉमिक एरिया, तो फिर ये आप डेवलप कर सकते हैं। अमेरिका के लिए अगर यहाँ पे कोई इंटरेस्ट हमने पैदा करना है तो हमें अपनी मुल्क में एक इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट बहुत बेहतर करना पड़ेगा। हमें टेररिज्म बिल्कुल ख़त्म करनी पड़ेगी, जो यहाँ पे बेचैनी है, पॉलिटिकल जो कश्मकश है, ये सारी चीज़ें सेटल करनी पड़ेंगी और इकोनॉमिक्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर अगर यहाँ पे हम एज अ गेटवे टू सेंट्रल एशिया या वेस्टर्न चाइना अपने आप को पोजीशन कर लेते हैं तो फिर अमेरिकन भी यहाँ पे इंटरेस्टेड होंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल अगर पाकिस्तान एक कंपेटिटिव लोकेशन बनता है इकोनॉमिकली स्पीकिंग, यहाँ पे लेबर भी अच्छी बड़ी है और उसमें आपकी पॉलिसीज़ भी अच्छी होंगी और यहाँ पे मुनाफा कमाया जा सकता है, तो अमेरिकन इन्वेस्टर भी आएगा। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि जियो पॉलिटिकल तौर पे वो यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। वो इन्वेस्टमेंट इस वक्त अंटिल रिसेंटली वो सिर्फ चीन से अवेलेबल थी। अब ये नहीं मालूम कि चीन कितना कीन है यहाँ पे फर्दर इन्वेस्ट करने के लिए, वो हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि पिछले जो चंद सिग्नल्स आए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन मार्क्स खड़े हो गए। और सलमान साहब, जो इंटरनल इकोनॉमी के चैलेंजेस इस वक्त अमेरिका के हैं, ज़ाहिर कोई दूसरे ममालिक में इंटरेस्ट ना होना या वो इन्वेस्टमेंट ना करना, वो भी उसकी एक बड़ी वजह हो सकती है कि अब कुछ महंगाई को भी कंट्रोल में रखना है। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आते हैं वो बिज़नेस कम्युनिटी पर से वो टैक्सेस में कटौतियाँ करते हैं, उस रेट को भी वो कम कर देते हैं, इंटरेस्ट रेट भी वो चाहते हैं कि वो कंट्रोल में रहे। तो ये इस वक्त जो अमेरिका की इकॉनमी का हाल पिछले 1.5-2 साल में हुआ है, क्या इन हालात में उनके लिए मुमकिन होगा अपने इन टारगेट्स को अचीव करना? आई थिंक अभी आप देखें द मार्केट रिएक्शन जो है ट्रंप की विक्ट्री का वो खासा पॉजिटिव है और स्टॉक मार्केट ने बड़ा उसको पॉजिटिव ले रही है। उनकी बॉन्ड मार्केट में बड़ी एक किस्म की बेहतरी आ रही है। सो आई थिंक इकोनॉमिकली तो उनको थम्स अप दिया जा रहा है बाय वॉल स्ट्रीट एंड बाय अमेरिकन बिजनेसेस। और जिस तरह की वो अमेरिका एक अमेरिकन फर्स्ट पॉलिसी में फोकस कर रहा है, उसका तो वहाँ पे ज़रूर इन्वेस्टमेंट वगैरह होगी और उससे हो सकता है एम्प्लॉयमेंट की बेहतरी हो। लेकिन जहाँ तक ग्लोबल ट्रेड का तल्लक है, उस एरिया में फिर अमेरिका के लिए इश्यूज होंगे और उनका क्लाउड जो है उस तरह से बरकरार नहीं रह सकता। लेकिन अमेरिका की जो टेक्नोलॉजिकल सुपीरियॉरिटी है वो अगर मैन्युफैक्चरिंग वगैरह में भी आ जाती है और इनोवेशंस आती हैं तो फिर ये अच्छी कंपटीशन होगा चीन के साथ। और इसमें हमें चीन और अमेरिका दोनों से हमें स्ट्रेटेजिकली कोऑपरेट करके इकोनॉमिक फ़ायदा उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो यासिर न्याज़ी साहब जी सलमान साहब कंप्लीट कर लीजिएगा। जी, मेरा कहने का मकसद ये था कि हमारा ऑब्जेक्टिव अगर मॉडर्नाइजेशन ऑफ आवर इकोनॉमी है तो उसके ऊपर अगर हम काम करें तो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी हम आबादी हैं और हमारी इकोनॉमी जो है उसका स्टेटस जो है वो थर्ड वर्ल्ड इकोनॉमी से भी वर्स हो चुका है टेक्नोलॉजिकली स्पीकिंग। तो उसमें हमें बहुत मेजर काम करने की ज़रूरत है। इवन हमारी सेंट्रल एशियन इकोनॉमीज़, उज़्बेकिस्तान देखें, दूसरे कज़ाकिस्तान, बहुत ज़्यादा वहाँ इनोवेशन हो रही है, बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन हो रही है जो पाकिस्तान में नहीं हो रही।
So I think we need to make number one priority पाकिस्तान की इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन और न्यू ग्रोथ इकोनॉमी जो चाइना इस वक्त प्रमोट कर रहा है, न्यू प्रोडक्टिव इकोनॉमी, उसके ऊपर हमें उसकी एक्विजिशन शुड बी पार्ट ऑफ आवर जियो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। ठीक है, तो यासिर नईम साहब, ये इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन जिसकी सलमान साहब बात करें, इसको हम क्यों नहीं कैच कर पा रहे? जब इन डेमोक्रेट्स या रिपब्लिकन्स में से हमें पता था कि ये 5 नवंबर को किसी एक के हक़ में फ़ैसला आना है, तो हमारी भी अपनी एक प्लानिंग, एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट उन लोगों के लिए, एक अट्रैक्शन पैदा करने की कम से कम अपने तौर पर तो हमारा एक होमवर्क होता कि कोई एक प्रपोज़ल, कोई इस तरह का एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाता या इंगेज करने की कोशिश की जाती अमेरिका को, उनका जो भी जवाब होता। लेकिन ये अपने एंड से तो कोशिश हो सकती थी, आप समझते हैं? अच्छी बात भी देखिए, हमारे इशू यही है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग हमने अपनी फोर्साइटी डेवलप, हमने वो दूर अंदेशी और आगे मुस्तकबिल को इकोनॉमिकली देखते हुए हमारी क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और कौन सी अपॉर्चुनिटीज और मार्केट हमारे साथ अवेलेबल है, इसी की वजह से हम अभी तक कोई इंडस्ट्री इस किस्म की डेवलप नहीं कर सके जो ग्लोबल लेवल पर वो करें। और एक और चीज, मैंने सलमान साहब की बात मैं सुन रहा था, मैं उनसे लेकिन एक बात यह है कि हम हमेशा हमने ग्लोबल पार्टनर्स को इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। हमें अब जरूरत है कि हम इनको एज एन एक्सपोर्ट मार्केट एंड मार्केट देखना शुरू करें और हम अपने अंदर कैपेबिलिटी डेवलप करें। और कोई क्या नाम है, और आईटी के अंदर जैसे बात है और खासतौर पर जनरेटिव एआई के अंदर जो पोटेंशियल मौजूद है, हमें उसको एक्सप्लॉइट करते हुए जो ये टैरिफ की पॉलिसी है, अमेरिका के सारे बड़े इकोनॉमिस्ट इस पर एग्री किया और उन्होंने ये लेटर भी लिखा है कि अमेरिका विल कम अंडर इन्फ्लेटरी प्रेशर, जिसकी वजह से कॉस्ट इम्पैक्ट जो है वो बहुत बड़ा इशू होगा अगले चंद सालों में। और पाकिस्तान इस लिहाज से अगर अपनी सही प्लानिंग करे और इसको इस नजरिए से देखे तो पाकिस्तान के पास लो कॉस्ट अवेलेबिलिटी, खासतौर पे इन सर्विस इंडस्ट्री, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद होगी जिसको वो एक्सप्लॉइट कर सकता है और वो रिलेशनशिप को आगे लेकर बढ़ सकता है। अगर हम सिर्फ एक ही नजरिए से इसको देखते रहे कि जी कौन आके पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो उसकी वजह से हम वहीं खड़े रहेंगे। लेकिन यासिर साहब, एक्सपोर्ट पर्सपेक्टिव से देखने के लिए हमें अपनी इंडस्ट्री को भी मजबूत करना पड़ेगा, फैसिलिटेट भी करना पड़ेगा, इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा। यहाँ तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त एनर्जी टैरिफ की वजह से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इस वक्त एक बड़ा इशू बना हुआ है। जब तक हम अपना हाउस इन ऑर्डर नहीं करेंगे तो ये प्लानिंग हम उस वक्त तक कैसे कर सकेंगे? देखिए जी, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, हमें हर चीज को इस बात को रखना पड़ेगा और सिर्फ अमेरिका के नुक्ता नजर से नहीं, हमें चाइना के लिहाज से भी और दूसरी मार्केट, गल्फ हमारे लिए बहुत बड़ी मार्केट है, सेंट्रल एशिया का जिक्र हुआ, अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हम उनको एक्सप्लॉइट करें। हमने जो है इसी तरीके से देखें, इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए देयर इज नो इजी सोल्यूशन। अगर हम कहें कि पाकिस्तान के इकोनॉमी ओवरनाइट कोई हमारे पास इजी सोल्यूशन है, नहीं, हम एक ख्वाब ख्याली के अंदर ऐसे मुब्तला होंगे अगर हम ये समझें कि देर ओवरनाइट पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक हो जाएगी और हमें कोई मैजिकल वॉन्ड मिलेगा। हमें टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इकोनॉमिकल, और हमें एक ही चीज, और इस वक्त जो है, हमें अगर हमने इस इन्वेस्टमेंट और एड और क्या नाम है IMF के साइकिल से बाहर निकलना है, तो वो और सिर्फ हमें एक्सट्रोवर्ट इकोनॉमी की तरफ देखना पड़ेगा, जहां हम वी बिकम रेलिवेंट टू द ग्लोबल सप्लाई चेन। हमें क्या नाम है, जब भी हमने अपने इकोनॉमिस्ट को और हमने अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स को और एक्सपर्ट्स को जब भी सुना है, उनके एक होती है कि इन्वेस्टमेंट, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे आएगी, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट उस वक्त आएगी जब पाकिस्तान ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बनेगा। उस वक्त हर एक इन्वेस्टर, इर्रिस्पेक्टिव हो किस मुल्क से, किस जगह से है, वो आके आपके साथ इन्वेस्ट करेगा। जहां पे भी हमने ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी देखा है, वहां पे सबसे पहली चीज जो हुई है वो रेलेवेंस टू ग्लोबल सप्लाई चेन है, चाहे वो फूड बास्केट के तौर पर हो, चाहे वो IT सॉफ्टवेयर और डेवलपमेंट में हो, चाहे वो सर्विसेज बेस्ड हो, चाहे वो अदर प्रोडक्ट्स हो, जो है, जब तक हम इस अपने आप को इकोनॉमी को वो करेंगे और हम इस बात से बिल्कुल, हमें टफ डिसीजन लेने पड़ेंगे
ठीक है, और इस बात से हमें निकल जाना चाहिए कि देयर इज एन ओवरनाइट सोल्यूशन। ठीक है, चलें। हमने देखा कि जब यूक्रेन और रशिया वॉर शुरू हुई तो ट्रंप ने ये कहा कि ये अमेरिका की वॉर नहीं है, इसमें फंडिंग बहुत जा रही है, हम इसमें मजीद फंडिंग नहीं देना चाहते, ये यूरोप की वॉर है। उसके बाद फिर हमने ऑयल प्राइसेस को भी हायर साइड पर जाते देखा। अब ये अगर डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को रुकवाने में कोई किरदार अदा करते हैं तो क्या ऑयल प्राइसेस मजीद नीचे आ सकते हैं, और उससे फिर क्या इम्पैक्ट तरक्की पजीर ममालिक के लिए जो कि बहुत बड़े इंपोर्टर हैं ऑयल के, उन पर पैदा हो सकता है? सलमान साहब से एक ब्रेक के बाद इस पर उनका यासिर नाजी साहब का बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद थे। एक ब्रेक के बाद सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद रहेंगे। वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। एक बार फिर प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। डॉक्टर सलमान शाह साहब साबिक वज़ीर ख़ज़ाना हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शोएब अहमद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, एनर्जी एक्सपर्ट भी हैं, इकोनॉमी के मामलात पर भी बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। शोएब साहब आपको भी प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। तो सलमान साहब, ये अब ज़ाहिर है डोनाल्ड ट्रंप जो कि कहते हैं कि मैं जंगों का हामी नहीं हूँ, मैं जंगें ख़त्म करवाना चाहता हूँ, यूक्रेन रशिया जंग का अगर इख्तिताम होता है और जो ऑयल प्राइसेस एक हायर साइड पर चले गए थे, वो कि अभी भी अंडर कंट्रोल हैं, अगर मज़ीद नीचे की तरफ जाते हैं तो फिर पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक को फ़ायदा हो सकता है? चूँकि हम यहाँ भी FBR के रेवेन्यू शॉर्टफॉल देख रहे हैं और उसमें अगर कोई मिनी बजट आने वाले दिनों में आता है तो पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो सकता है, ऑयल प्राइसेस बढ़ती हैं तो महंगाई का एक नया तूफान आ जाता है। तो ये सिचुएशन के आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद कुछ कंट्रोल में आ सकती है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के साथ तो इसका इतना तल्लक नहीं है। इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस, अगर उसमें रशिया की वापसी हो जाती है, ईरान का तेल भी आराम से मार्केट में आ जाता है, तो ऑयल प्राइसेस के ऊपर जो डाउनवर्ड प्रेशर है वो फर्दर इंटेंसिफाई हो सकता है। लेकिन ऑलरेडी ये कोई $70 के ऊपर चल रहा है इस वक्त, और इस लेवल पे पाकिस्तान को डेफिनेटली फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान की जो एनर्जी मिक्स है उसमें इंपोर्टेड फ्यूल जो है LNG और क्रूड ऑयल और पेट्रोल और डीजल, ये बहुत बड़ी मकदार है, और जब इसमें कमी आती है तो पाकिस्तान की इन्फ्लेशन में भी कमी आती है, पाकिस्तान की अखराजात में भी कमी होती है, और कम्पेटिटिवनेस भी बेहतर होती है। सो एनर्जी के साथ हमारा बहुत इम्पोर्टेड एनर्जी जो है वो पाकिस्तान के लिए अगर सस्ती हो तो इकॉनमी के लिए बहुत बेहतर होता है, और ज़ाहिर है कि जब महंगी होती है तो पाकिस्तान की इकॉनमी शदीद बुहरान में आ जाती है। इसलिए पाकिस्तान के लिए बड़ा ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने एनर्जी इंडिपेंडेंस करनी है, और ये जो ग्रीन एनर्जी है जो कि डोमेस्टिक एनर्जी हो, उसकी तरफ जाने की बहुत अशद ज़रूरत है, क्योंकि पिछले 30-40 सालों में हमने फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर सारी स्ट्रेटजी बनाई, हमने डैम्स भी नहीं बनाए, लोकल रिसोर्सेज भी नहीं डेवलप किए, और सारा इंपोर्टेड एनर्जी बना के आज हम फंस गए हैं। सो अब नेक्स्ट राउंड में अब हमने इंपोर्टेड एनर्जी से छुटकारा अगर हासिल करना है तो फिर डोमेस्टिक सोर्सेज ऑफ एनर्जी में जाना पड़ेगा, और उस दौरान अगर इंपोर्टेड एनर्जी ज़रा सस्ती रहती है तो हमारी इकॉनमी को सांस मिलता रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस एनर्जी पे ख़त्म करनी पड़ेगी। सही। और इससे पहले जो हम बात कर रहे थे तो एक इम्प्रेशन ये जाना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान की इकॉनमी मॉडर्नाइजेशन के बगैर नहीं चल सकती, और मॉडर्नाइजेशन के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। ये नहीं हो सकता कि इकॉनमी मॉडर्नाइज हो जाए बगैर इन्वेस्टमेंट के। सो साइकिल जो है वो इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट ठीक करें, इन्वेस्टमेंट लोकल, डोमेस्टिक और फॉरेन एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तरफ हमारी वो इन्वेस्टमेंट जाए, ताकि हम ग्लोबली कम्पेटिटिव हो सकें। पाकिस्तान 5वां बड़ा मुल्क है, तो टॉप 5 जो इस वक्त मालिक हैं पॉपुलेशन वाइज, वो बड़ी अच्छी उनकी इकॉनमी चल रही है, और पाकिस्तान अगर मॉडर्नाइज कर लेता है तो हम भी उस टॉप 5 में आ सकते हैं। तो आई थिंक वी शुड फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट और बिजनेस फोकस करें मॉडर्न इकोनॉमी की तरफ। ठीक है, और ज़ाहिर है कि उस तरफ जाने के लिए या अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए डॉक्टर शोएब साहब हमें
एक ऐसा एनर्जी का भी टैरिफ मुतारिफ कराना पड़ेगा जो हमारी इंडस्ट्री के लिए भी बेहतर हो। अब ये दो अलग अलग बयानात हैं। जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि आइंदा 10 सालों में बिजली की कीमत मज़ीद नाकाबिले बर्दाश्त हो सकती है। फिर एक टास्क फोर्स जो बनी हुई है हुकूमत की, उसमें उन्हीं के शरीक मोहम्मद अली साहब हमें बता रहे हैं कि अब इतनी ज़्यादा IPP से नेगोशिएशन हो चुकी है कि कोई 300 अरब रुपए की बचत मुतवक्के है, 2 से 3 रुपए फ़ी यूनिट कम हो जाएगा। अब ये किसकी बात पर हम यकीन करें, किसकी बात पर यकीन ना करें? यानी एक वज़ीर हमें अगले 10 साल में हालात की एक खौफनाक तस्वीर दिखा रहे हैं और उन्हीं के एक शरीक चेयरमैन टास्क फोर्स में हमें बता रहे हैं कि 200-300 अरब की हम बचत कर रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी अरबाब जहांगीर, बहुत शुक्रिया। इसके लिए तो मैंने, अगर आपको याद होगा कि मैंने कहा था ना कि मैं किसके हाथ में अपना लहू तलाश करूं। तमाम शहर मैंने पहने हुए हैं दस्ताने, तो ये दस्ताने पहने हुए लोग हैं जो कि बेसिकली जिनका बुनियादी मकसद सिर्फ और सिर्फ जो सिचुएशन बनती है ना, एक जैसे ही किसी चीज़ की हाइप क्रिएट होती है और फिर उसकी जब वो तो फिर उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ टास्क दे दिए जाते हैं ना। मैं सलमान शाह साहब की भी बात बड़ी तवज्जो से सुन रहा था, तो मेरे दिल में ये आ रहा था कि मैं ये तो पावर कॉरिडोर्स में रह के आए हैं ना, तो मैं अगर आपकी इजाज़त से मैं इनसे ये सवाल पूछता या आप इनसे ये सवाल पूछ लेते कि हमें क्या वजूहात हुई। जैसे अभी इन्होंने फरमाया ना कि हमें जाना चाहिए था ग्रीन एनर्जी की तरफ और हमें जाना चाहिए था इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करने की तरफ और एक इन्वेस्टमेंट की इन्वायरमेंट क्रिएट करनी चाहिए थी। तो ये तो खुद पावर कॉरिडोर्स में रह के आए हैं, तो क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं जा सकते वहाँ पर? मैं आपको अरबाब जहांगीर मैं आपको बताऊं, एक तो ये 300 अरब वाला जो है ना, ये बहुत, इसमें मैं इतनी डिटेल में आपको बता चुका हूं। जो 5 IPPs हमने बंद किए उनमें से एक तो पहले ही 2-3 साल से बंद पड़ी हुई थी और उसके बाद जो 4 और ली हैं वो भी बंद पड़ी हुई थी ऑलरेडी और उनके एग्रीमेंट खत्म होने वाले थे। और ये 65 पैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके इस प्रोग्राम में बताया था कि 65 पैसा का इम्पैक्ट अगर आया तो आपके उसके ऊपर आएगा बिल पर, 65 पैसे से ज़्यादा नहीं आएगा। मैं यहीं पर मौजूद हूँ, अगर आया तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ये सारी कैलकुलेशंस मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात जो है ना आज के इस मौके पे मैं बात करना चाह रहा था, चूँकि हर तरफ जो बात हो रही है कि जी डोनाल्ड ट्रंप के आने से दुनिया में क्या हो जाएगा। देखिए, मैंने को तकरीबन कमोबेश 32 साल तक मैंने ये जो पॉलिटिकल इकोनॉमी और ये मेरे सब्जेक्ट्स रहे हैं और मैंने इनको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर पढ़ाया है। हम ना फॉरेन रिलेशंस के अंदर एक बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, बड़ी आसान सी, कि जो रिलेशंस होते हैं ना, ये फॉरेन रिलेशंस, ये एक कंसिस्टेंट कोर्स ऑफ एक्शन होता है जो कि जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है नेशनल इंटरेस्ट। अमेरिका अपनी नेशनल इंटरेस्ट को देखता है, वो चाहे कमला हैरिसन आती, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए, चाहे जनाब जो बाइडन हो, जो कुछ भी हो, जिस नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम में पाकिस्तान फिट इन होगा ना, सिर्फ और सिर्फ वो उस पॉलिसी पर अमल करेंगे। दुनिया में तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक में एक ही तो डिफरेंस है। अगर आप गौर करें ना, इसको डीपली देखें और इसको थॉरली आप स्टडी करें, तो हम जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो हम तरक्की याफ्ता ममालिक से पीछे रह गए हैं, हमारी पॉलिसी सिस्टम ड्रिवन नहीं होती अरबाब जहांगीर, हमारी पॉलिसीज होती हैं पर्सनैलिटी ड्रिवन। हर बार जो शख्स आता है वो जमहूरियत के पौधे को जड़ से निकाल के उसको देखता है कि ये पौधा जमीन में लगा है या नहीं लगा हुआ। जब तक हम पर्सनैलिटी ड्रिवन पॉलिसीज के अंदर फंसे रहेंगे, जब तक हम शख्सियत परस्ती के अंदर फंसे रहेंगे और शख्सियात के इर्द गिर्द हमारी पॉलिसीज घूमती रहेंगी, और जब तक शख्सियात हमारे मुल्क में अल्लामा बनी रहेंगी, हर चीज़ की वो जो है ना, वो कह लीजिए कि मतलब के कुल बनी रहेंगी, तो उस वक्त तक हम इस जो है ना इस विशिष्ट सर्कल से बाहर नहीं निकल सकते। होना ये चाहिए कि आप एक सिस्टम डिजाइन करें। हमें किस चीज की रुकावट है? मैं हमेशा से डे 1 से आप जिस फ्रेम की आप बात कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट के फ्रेम की, उस फ्रेम में तो इस वक्त ज़ाहिर है पाकिस्तान कहीं मौजूद ही नहीं है। लेकिन हम तो यहाँ अपने तौर पे कितने परसेप्शंस बन गए थे कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पाकिस्तान का पॉलिटिकल इंटरेस्ट खत्म होने जा रहा है, वो आएंगे तो कोई बड़ी तब्दीली हो सकती है, कोई पावर कॉरिडोर्स में कोई ऐसी हवा चल सकती है कि जैसे बस ओवरनाइट सब कुछ चेंज हो जाएगा। लेकिन वहाँ पर ऑन ग्राउंड तो इस तरह की कोई सिचुएशन है ही नहीं। पाकिस्तान किसी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ही नहीं है। हम हिस्सा ही नहीं है। देखिए अरबाब जहांगीर, मैं आपको बताऊं, आप जब आपका जो कहते हैं ना हाउस इन ऑर्डर, जब आप हाउस इन ऑर्डर होते हैं, जब आपके यहाँ अंदरूनी तौर पर स्टेबिलिटी होती है, जब आपके यहाँ एक इन्वेस्टमेंट का जो है ना एक क्लाइमेट होता है, जब ये सारी की सारी चीजें होती हैं, जब आपकी फूड सिक्योरिटी मेंटेन होती है, आपका क्या ख्याल है आज के इस जदीद दौर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में, लोग इतने मतलब वो है इग्नोर्ड कि उनको पता ही नहीं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है।
हम देखिए, जब भी आपने दुनिया में कहीं भी अपने आप को मनवाना है तो आपको मनवाने से पहले अपने आप को स्टेबल करना पड़ता है, और स्टेबिलिटी बड़ी है, इसके ना 6 डिजिट है। ये कोई एक दो चीजें नहीं है। आपकी इसमें पॉलिटिकल सिक्योरिटी भी आती है, इसके अंदर आपकी ह्यूमन सिक्योरिटी भी आती है, इसके अंदर आपकी जनाब फूड सिक्योरिटी भी आती है। ये बहुत बड़ा नेक्सस है। सही। जब अच्छा शोएब साहब, जो सवाल आपका इकोनॉमिक मॉडर्नाइजेशन से और ग्रीन एनर्जी से मुताल्लिक सलमान शाह साहब से था, बात होती है तो ये अपने मोटरवे खेड़ के बैठ जाते हैं। तो आप सोचिए कि कोई इन्वेस्टर यहाँ आएगा या अमेरिका बहादुर हम एक छोटा सा अपने दो सूबों के दरमियान तनाज़ात को नहीं खत्म कर सकते। हमारे अंदर इतनी सलाहियत नहीं है कि हम एक टेबल पे बैठ के आपस में एक दूसरे से बात कर सकें। जो सवाल आपने सलमान शाह साहब से किया था एनर्जी मिक्स से मुतालिक और मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी से मुतालिक, ज़रा वो उसका भी उनसे मैं जवाब ले लेता हूँ ताकि वो आपका सवाल का भी जवाब आ जाए। सलमान साहब, आप खुद चूँकि पावर कॉरिडोर्स में रहे, तो ये उस वक्त से लेके फिर जो बाकी कंटिन्यूएशन रही हुकूमतों की, क्यों ये काम तरजीहात में शामिल नहीं रहा और अभी तक हम मुस्तकबिल का सीगा इस्तेमाल करते हैं कि हम ये करेंगे, हमें ये करना चाहिए, ये होता क्यों नहीं है इन प्रेजेंट? चाहिए था या करेंगे? देखें, बात ये है कि अब एनर्जी एक्सपर्ट्स आपके पास बैठे हैं, इनको सबको पता है कि पाकिस्तान का अगर कंपेटिटिव एडवांटेज एनर्जी में कोई था तो वो हमारी हाइड्रो पावर में था, और पाकिस्तान की हाइड्रो पावर का पोटेंशियल कम से कम 1 लाख मेगावाट के बराबर था, जिसमें पाकिस्तान ने मे बी 10% या 15% उसको इस्तेमाल किया। और फिर पॉलिटिकल जो डिस्पेंसेशंस थी पाकिस्तान में, उन्होंने कहा कि हम हाइड्रो पावर नहीं बना सकते क्योंकि हम डैम नहीं बनाएंगे, और डैम नहीं बनाने का मतलब था कि हमने फॉसिल फ्यूल पे जाना है। तो ये पॉलिसी डिसीजन मेकर्स ने अपने तौर पे लिया, और वो डिसीजन मेकर्स आज भी पावर में हैं जिन्होंने ये डिसीजन लिया। सो हमने अगर आप देखें कि जो लास्ट मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी तो उसमें ये पॉलिसी आई थी कि 5 बड़े डैम्स बनेंगे, जिसमें बादशाह भी बनेगा, मोहम्मद बनेगा और 3-4 और डैम्स बनेंगे। लेकिन उनकी जाने के बाद फिर उस पॉलिसी को भी बंद कर दिया गया। और उसके बाद फिर हमने जब ये ग्रीन एनर्जी का टाइम आया, जिस वक्त ग्रीन एनर्जी चल रही थी, उस वक्त डिसीजन हुआ कि कोयले पे जाएंगे और इम्पोर्टेड कोयले पे जाएंगे, और जो प्रोजेक्ट्स लगे वो बड़े इन्फ्लेटेड प्रोजेक्ट्स लगे, जिसमें खासी ओवर इन्वॉइसिंग भी हुई और उनकी कीमतें जो हैं वो डॉलर से लिंक हुई, और फिर उनका फ्यूल जो है वो भी डॉलर से हुआ, और कैपेसिटी पेमेंट्स भी डॉलर्स में और फ्यूल भी डॉलर्स में जी। और डॉलर की कीमत जो है वो आपने देखा कि वो 70-80 बिल्कुल सही। जनाब सलमान साहब, चूँकि एक बड़ा वसी मौजू है, आने वाली किसी और नशिस्त में इस पर हम यकीनी तौर पर तफसीली भी गुफ्तगू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सलमान शाह साहब, डॉक्टर शोएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।